रात खासी भीग गई थी। मैंने किताब साइड टेबल पर रखी और सोने के लिए बिस्तर में घुस गया। लेटे हुए अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि मुझे महसूस हुआ किसी ने हल्की से खिड़की पर दस्तक दी हो। मैं चौंक कर उठा और खिड़की की तरफ देखा। खिड़की के पट खुले हुए थे और बाहर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने हैरानी से देखा और दोबारा सोने की कोशिश की। मैं एक कंपनी में सेल्समैन के तौर पर काम करता हूँ। मेरा काम मुख्तलिफ़ शहरों में जाकर दुकानों से अपने प्रोडक्ट की आर्डर लेना होता है। इस दफ़ा मैं कोयटा आया हुआ था। पूरे हफ्ते मुझे कोयटा में रहना था। कोयटा के इस होटल में कई बार पहले भी आकर ठहर चुका हूँ, इसलिए होटल के मुलाजमीन से मेरी शनासाई है। वो मेरे क़याम के दौरान मेरा पूरा ख्याल रखते हैं, इसलिए मैं जब भी कोयटा आता इसी होटल में क़याम करना पसंद करता हूँ। सज्जाद, किसी के पुकारने पर मैं उठकर बैठ गया और अपने चारों तरफ नज़रें दौड़ाई। कमरे में कोई नहीं था। मेरी नज़र खिड़की की तरफ चली गई, वहाँ भी कोई दिखाई नहीं दिया। मैं बेड से उठकर खिड़की के पास आया और बाहर झांका। बाहर भी सन्नाटा था। फिर मैं दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर आ गया। इस फ्लोर पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैं हैरान और परेशान वापस कमरे में आ गया। जिस आवाज़ ने मुझे पुकारा था वो मुझे जानी पहचानी सी महसूस हुई थी। थोड़ा गौर करने पर मुझे याद आ गया, यह आवाज़ शराज की थी। शराज का ख्याल जहन में आते ही मुझे एक झटका सा लगा और मैं दोबारा कमरे से बाहर आ गया। मेरे कदम ग्राउंड फ्लोर पर जाने वाले जीने की तरफ बढ़ रहे थे। मैं नीचे पहुंचा तो मैनेजर ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। सर, किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो इंटरकॉम कर देते, मैं भिजवा देता। भाई, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही चहलकदमी की गरज से नीचे आ गया हूँ। कुछ देर के लिए बाहर जाना चाहता हूँ, मैंने मैनेजर से कहा। सर, इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं। हाँ, मुझे पता है, बस मुझे 5-10 मिनट के लिए बाहर जाना है। ये कहकर मैं होटल के मरकज़ी दरवाजे से बाहर निकल आया। होटल से कुछ फासले पर एक दरख्त के नीचे कोई नौजवान खड़ा दिखाई दिया। गौर से देखने पर मुझे महसूस हुआ वो नौजवान कोई और नहीं, शहराज ही था। मैं तेज़ी से उस दरख्त की जानिब बढ़ गया, लेकिन जब दरख्त के करीब पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। मैंने इधर उधर नज़रें दौड़ाईं, लेकिन वहां मेरे सिवा कोई होता तो दिखाई देता। मुझे शदीद हैरत हुई और मैं वापस कमरे में आकर बिस्तर में घुस गया। शहराज मेरा कज़न था और दोस्त भी। हम दोनों की खूब गाढ़ी झंडी थी। हमारी दोस्ती मिसाली थी। हम एक जान 2 कालिब थे। हम दोनों ने बचपन से एक ही स्कूल में पढ़ा। प्राइमरी पास करने पर शहराज ने जिस स्कूल में दाखिला लिया, मैंने भी उसमें दाखिला ले लिया। हालांकि मेरे वालिदैन किसी और स्कूल में मुझे दाखिले करना चाहते थे, लेकिन मेरी ज़िद पर वो मजबूर हो गए। हम हर मौजू पर बात करते थे। उसे सैर व तफरीह का बहुत शौक़ था। वो मेरे साथ कई शहर घूम चुका था। आखिरी बार 1 साल कबल मेरे साथ कोयटा आया था और हमने इसी होटल में क़याम किया था। यहाँ आकर शहराज बहुत खुश था। वो कोयटा की मशहूर मकामात की सैर करना चाहता था। पहले दिन वो मेरे साथ फील्ड में गया और शाम होने पर बहुत बोरियत महसूस करने लगा। रात का खाना हमने होटल से बाहर ही खाया था और चहलकदमी करते हुए होटल पहुंच गए थे। हाँ भाई, कैसा गुजरा आज का दिन? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। एकदम बोर, शहराज ने बुरा सा मुँह बनाया। हाँ, मैंने महसूस कर लिया था जिस तरह का हमारा काम है, इसमें हमारे साथ जो भी हो वो बोर हो जाता है, मैंने हंसते हुए कहा। तुम्हारे काम में मुनाफिकत भी बहुत ज़्यादा है। दुकानदारों के पास जाने से पहले उनकी बहुत बुराई कर रहे थे, मगर उनके सामने उनकी झूठी तारीफ़ों और खुशामद पर उतर आए। ये भी भला कोई काम है? मेरे जैसा बंदा हो तो उनके मुंह पर खूब खरी खरी सुना दे। शहराज ने बुरा सा मुंह बनाया। उसका चेहरा देखकर बेसाख्ता मेरे मुंह से ज़ोरदार कह कर बुलंद हुआ। यार, अगर हम इस तरह करने लगें तो कोई भी हमारे माल का आर्डर ना दे और कंपनी वाले कारकर्दगी ना दिखाने पर अलग नौकरी से निकाल बाहर कर दें। इसलिए हमें दुकानदारों की झूठी तारीफ़ें और खुशामद करना पड़ती है। इस तरह हमें माल के आर्डर ज़्यादा मिलते हैं और कमीशन भी अच्छा बनता है, तरक्की भी हो जाती है, मैंने कहा। मेरे नज़दीक यह मुनाफिकत है। मैं तो ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिसमें लोगों की झूठी तारीफ़ें करना पड़ें। अरे भाई, तुमसे कौन कह रहा है झूठी तारीफ़ें करो?
तुम यहाँ सैर व तफरीह के लिए आए हो, इसलिए खूब घूमो फिरो। तुम यहाँ पहले भी आ चुके हो, यहाँ खूब घूम फिर चुके हो, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ सुबह होने पर सैर व तफरीह के लिए निकल जाऊँगा। तुम जाकर दुकानदारों से मगजमारी करना, शिराज ने कहा। ठीक है, मैंने उसके ख्याल की तायीद की। मुझे शहराज की ये तजवीज़ इसलिए पसंद आई थी कि इस तरह वो क्वेटा की सैर भी कर लेता और हमें ज़्यादा दिन क्वेटा में क़याम भी नहीं करना पड़ता। अगली सुबह हम दोनों ने नाश्ता साथ किया और मैं फील्ड में निकल गया और वो घूमने। दिन भर मैं अपने काम के सिलसिले में एक दुकान से दूसरी दुकान ऑर्डर बुक करने में मसरूफ़ रहा। शाम होने पर होटल चला आया। देखा कि शिराज बेड पर लेटा किसी से मोबाइल पर बात कर रहा था। मैं नहाकर बाथरूम से निकला, उस वक़्त भी वो मोबाइल पर बातचीत कर रहा था। मैंने इंटरकॉम पर चाय का ऑर्डर दे दिया। बहरा चाय लेकर आया। मैंने चाय एक कप अपने लिए और दूसरा शहराज के लिए बनाया। शहराज मोबाइल पर इसी तरह बात कर रहा था जैसे उसे मेरे आने की खबर ही ना हो। जब मुझसे रहा ना गया तो मैंने टेबल को बजाते हुए उसे मुखातिब किया। शहराज, खैरियत है ना? चाय ठंडी हो जाएगी। अरे तुम कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। शहराज ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। मुझे आए आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है, मगर तुम न जाने किससे बात कर रहे हो कि इर्द गिर्द का होश ही नहीं है। मैंने मुस्कुराते हुए उसे देखा। हाँ यार, उसे देखने के बाद किस काफिर को होश रहेगा? शहराज ने एक सर्द आ भरी। शहराज, ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या कोई हसीना पसंद आ गई है तुम्हें? हाँ, ऐसी ही बात है। आज मैंने उसे देखा और देखता रह गया। पलकें थीं कि झपकना ही भूल गईं। अच्छा, कहाँ देखा? कब हुआ ये हादसा? मैंने दिलचस्पी से पूछा। वो सड़क पर एक दरख्त के साए में खड़ी थी और मैं उससे कुछ फासले पर था। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसी दरख्त के पास चला गया। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। कहीं उसने तुम्हें थप्पड़ तो नहीं मार दिया? मैंने कहका लगाते हुए कहा। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर वो थप्पड़ भी मार देती तो तुम अपना दूसरा गाल उसको पेश कर देते। अरे यार, मेरी पूरी बात सुन लो, फिर तबसरा करते रहना। शहराज ने मुझे गुस्से से घूर कर देखा। ठीक है, मैं समझ गया, तुम इस वक्त रोमांटिक मूड में हो। आगे बताओ, क्या हुआ? और फिर बेसाख्ता उसके मुंह से हंसी छूट गई। उसके हंसने पर मैं झींप गया। मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ तुम्हें, इसलिए दूर से खिसकते हुए मेरे नज़दीक आ गए हो, उसने दिलकश अंदाज में कहा। मैं गुमसुम उसकी सूरत देख रहा था। क्या गूंगे हो? उसने पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने घबराते हुए कहा। जब मेरे पास आने की जुर्रत कर ली है तो फिर बात कर लेने में क्या हर्ज है? वो ज़ेरे लब मुस्कुराई। मैं तुम्हारे पास आया ही इसलिए हूँ कि मैं तुम्हें पसंद आ गई हूँ, वो बोली। हाँ, ऐसी ही बात है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अक्सर मर्द मुझे यही कहते हैं, मगर मुझे ऐसे शख्स की तलाश है जो मेरी खूबसूरती पर नहीं, मुझसे प्यार करे। ये हुस्न आर्जी है, एक दिन ढल जाएगा, वो बोली। मैं तुमसे सच्चा प्यार करूँगा, ज़िंदगी भर चाहूँगा, मैंने जोश से कहा। क्या तुम मेरे लिए अपने प्यारों को छोड़ सकते हो? उसने पूछा। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, उसने बेसाख्ता कहा। क्या कहा? तुम उसके लिए सब कुछ छोड़ दोगे? मैं बुरी तरह चौंका। अरे यार, तुम घबराओ नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, बस ऐसे ही चंद दिन तफरीह के लिए गुजर जाएंगे, इसलिए कह दिया। शहराज, ये अपना शहर नहीं है, तुम किसी चक्कर में नहीं फंस जाना, मैंने उसे समझाया। मैं बच्चा नहीं हूँ, अपना अच्छा बुरा खूब समझता हूँ। मैंने उसकी तरफ अपना दोस्ती का हाथ इसलिए बढ़ाया है कि कोयटा में जो चंद दिन गुजारना है वो अच्छे गुजर जाएं। अभी मोबाइल पर उसी से बात कर रहा था। बातें करने का फ़न उसे खूब आता है। अपनी बातों के सैर में उसने ऐसा गुम किया कि तुम्हारे आने का पता ही ना चला, शहराज ने कहा। इसीलिए समझा रहा हूँ, उससे संभल कर रहना। तुम निरे बुज़दिल हो, ज़रा सी बात पर घबरा जाते हो। शहराज, ये बात नहीं है, मैं सफ़र बहुत करता हूँ और सफ़र में देखता हूँ कि लोगों के साथ अजीबोगरीब हादसात होते हैं। कोई अपनी माल से हाथ धो बैठता है तो कोई अपनी जान से, मैंने कहा। वो तो ठीक है कि सफ़र में मुख्तलिफ़ हादसात रोनुमा होते रहते हैं, लेकिन हम उनसे डर जाएं तो कभी सफ़र ना कर सकें। शहराज, तुम अक्लमंद हो, जो भी कदम उठाना सोच समझ कर उठाना कि बाद में पछताना ना पड़े, मैंने बात ख़त्म करते हुए कहा।
مجھے معلوم تھا شہراز بہت ضدی ہے، چاہے میں لاکھ سمجھاؤں میری نہیں سنے گا، وہی کرے گا جو اس کے من میں آئے گا۔ رات کا کھانا ہم نے اکٹھے کھایا اور سو گئے۔ اچانک رات 2 بجے میری آنکھ کھلی تھی۔ پیاس کی شدت سے الگ خوش ہو رہا تھا۔ میں نے سائیڈ کی ٹیبل پر رکھے جگ سے پانی پیا اور اپنی آنکھیں بند کرنے سے پہلے شہراز کی طرف دیکھا۔ وہ موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ شہراز، کس سے بات کر رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس نے اشارے سے مجھے خاموش رہنے کو کہا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اسی حسینہ سے بات کر رہا ہے، اس لیے میں دوبارہ سو گیا۔ صبح بیدار ہونے پر میں نے اسے جگایا۔ شہراز نے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ وہ کچھ دیر اور سونا چاہتا تھا۔ رات بھر جاگ کر موبائل پر بات کرنے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ میں فوراً تیار ہو کر کام کے لیے فیلڈ میں چلا گیا۔ دن بھر اپنے کام میں مصروف رہا اور شام میں ہوٹل واپس پہنچا تو وہاں شہراز موجود نہیں تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ دیر سے سو کر اٹھا ہوگا اور اب وہ اس حسینہ سے رومانس کر رہا ہوگا۔ رات کے 8 بجے تک شہراز کی واپسی نہ ہوئی تو مجھے تشویش ہوئی، تو میں نے اپنے موبائل سے کال کی۔ دیر تک اس کے موبائل کی گھنٹی بجتی رہی۔ آخر کئی کالز کے بعد اس نے کال ریسیو کر لی۔ ہاں بھائی، تم فکر نہ کرو، میں دیر سے آؤں گا، اس نے کہا۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس وقت میں وہاں ہوں جہاں کسی کو بھی خود کی خبر نہیں ہوتی۔ پھر مجھے کیسے خبر ہوگی کہ میں کہاں ہوں؟ شہراز نے اس طرح کہا جیسے وہ مدہوش ہو۔ میں ابھی اس سے مزید بات کرنا چاہتا تھا کہ اس نے کال آف کر دی۔ میں نے غصے سے موبائل کو دیکھا۔ اس وقت سوائے غصے سے گئے میں اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں اس وقت کو کوس رہا تھا جب اسے اپنے ساتھ لایا تھا۔ پھر میں کھانا کھا کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ لیٹے لیٹے تھکن کے باعث مجھے نیند آ گئی۔ دروازے پر ہونے والی دستک سے میری آنکھ کھل گئی۔ میری نظر بے اختیار گھڑی پر گئی۔ رات کے 2 بجے تھے۔ میں نے دروازہ کھولا۔ شہراز کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ آتے ہی بیڈ پر بے سدھ ہو کر لیٹ گیا۔ شہراز، اتنی رات گئے تم کہاں تھے؟ میں نے پوچھا۔ کہیں نہیں، اپنے دوست کے ساتھ تھا۔ بہت تھک گیا ہوں، میں سو رہا ہوں، تم بھی سو جاؤ، شہراز نے کہا۔ تم نے رات کا کھانا کھا لیا ہے؟ ہاں کھا لیا ہے، مجھے فی الحال سونے دو، صبح بات کریں گے، شہراز نے بدستور آنکھیں بند کیے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، اس لیے میں بھی سو گیا۔ صبح میں نے اسے اٹھایا لیکن وہ اٹھنے کو تیار نہیں تھا۔ میرے کئی بار جگانے پر بھی بیدار نہیں ہوا۔ آخری بار اٹھانے پر اس نے غصے سے گھور کر مجھے دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ وہ بولا کچھ نہیں اور دوبارہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ میں خاموشی سے تیار ہوا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ناشتہ بھی میں نے باہر ہی کیا تھا۔ میں تمام دن مصروف رہا لیکن میرا ذہن شہراز کی طرف ہی لگا رہا۔ اس کے کسی مصیبت میں پھنسنے کی صورت میں خاندان میں مجھے ہی برائی ملنی تھی کہ تم ہی شہراز کو کوئٹہ لے کر گئے تھے۔ کیا تم اسے سمجھا نہیں سکتے تھے؟ اس کے متعلق سوچ کر میرا دماغ الجھتا جا رہا تھا کہ کیا کروں، کس طرح شہراز کو اس لڑکی سے ملنے سے باز رکھوں۔ اس کی سرخ آنکھیں مجھے خوف زدہ کیے دے رہی تھیں۔ نہ جانے کیوں مجھے ان آنکھوں سے ڈر لگ رہا تھا، حالانکہ ہم بچپن سے ایک ساتھ رہتے آئے تھے، لیکن کبھی مجھے اس کی آنکھوں سے اتنا خوف نہیں آیا تھا۔ شام کو ہوٹل پہنچا تو شہراز کمرے میں نہیں تھا۔ میں نے کچھ دیر اس کا انتظار کیا۔ جب وہ ہوٹل نہیں پہنچا تو مجبوراً مجھے اس کے موبائل پر کال کرنا پڑی، لیکن اس نے کال اٹینڈ نہیں کی۔ میرے کئی بار کال کرنے پر اس نے اپنا موبائل ہی آف کر دیا۔ مجھے شہراز پر شدید غصہ آ رہا تھا لیکن میں بے بس تھا۔ میں انہی سوچوں میں غرق تھا کہ موبائل کی بیل بج اٹھی۔ ہماری کمپنی کے مینیجر کا فون تھا۔ میں نے کال ریسیو کی۔ ہاں بھائی سجاد، کیسے ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں نے کہا۔ سجاد، ایسا کرو، کل صبح کراچی کے لیے روانہ ہو جاؤ اور کراچی پہنچتے ہی مجھ سے رابطہ کرو۔ کیوں سر، خیریت ہے نا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، گھبرانے کی بات نہیں ہے، ایک ارجنٹ میٹنگ ہے جس میں تمام سیلز مینوں کو بلایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں صبح ہی کراچی کے لیے بیٹھ جاؤں گا، میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ شہراز کو یہاں سے لے جانے کا اس سے اچھا موقع کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے رات کا کھانا کھا کر اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا اور مطمئن ہو کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔
रात के जाने किस पैर दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। शहराज लड़खड़ाते कदमों से कमरे में दाखिल हुआ और मुझे नज़रअंदाज करता हुआ बिस्तर पर लेट गया। उसकी आंखें उस वक़्त भी सुर्ख थीं। शहराज, तुमने रात का खाना खा लिया होगा, मैंने कहा। हाँ, खा लिया था। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं छोटा बच्चा हूँ कि जब तुम मुझे खाना दोगे तब ही खाऊंगा, वो बेजारी से बोला। कंपनी से फ़ोन आया है, सुबह कराची के लिए रवाना हो जाओ, इसलिए तुम अपना सामान पैक कर लो। हम सुबह ही कराची के लिए निकलेंगे। हम नहीं, तुम कराची जाओगे। मैं और मेरी महबूबा इस कमरे में कुछ दिन साथ गुजारेंगे। जब मेरा दिल भर जाएगा फिर आ जाऊंगा, शहराज ने कहा। यह कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? मैं क्या दूध पीता बच्चा हूँ जो तुम्हारे इशारों का मोहताज बनकर रहूँगा? ठीक है, हम दोनों साथ आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों साथ भी जाएंगे। उसने शोला बरसाती आंखों से मुझे घूरा। उसके इस तरह घूरने से मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और मैंने खौफज़दा होकर उस पर से नज़रें हटा लीं। मैंने घर वालों से मज़ीद पैसे मंगवा लिए हैं और उनसे कह दिया है कि मेरी फ़िक्र ना करें, जब क्वेटा से दिल भर जाएगा तो आ जाऊंगा। क्या? मैं चौंका। तुमने और पैसे भी मंगवा लिए हैं? हाँ हाँ, तुम्हें पता है ना, जब मैं ज़िद पर आ जाऊं तो अपनी हर बात मनवा लेता हूं, शहराज ने कहा। उसकी बात पर मैं खामोश हो गया। शहराज के वालिदैन उस पर जान छिड़कते थे, इसलिए वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। इस बात ने शहराज की आदतों को बिगाड़ दिया था। मुझे कराची पहुंचकर उसके वालिदैन को सारी सूरत हाल से आगाह करना ज़रूरी था, वरना शहराज के साथ कोई भी हादसा होने की सूरत में मुझ पर ही इल्ज़ाम ठहराया जाता। मैं सोना चाहता था कि अचानक मेरी नज़र शहराज के मोबाइल पर पड़ी जो साइड टेबल पर रखा था। वो बेड पर गिरते ही गहरी नींद के मज़े ले रहा था। उसके मुंह से हल्के हल्के खराटों की साफ आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने एहतियात से मोबाइल उठाया और उस पर नंबर चेक करने लगा कि उसकी किस किस से बात हो रही थी। एक नंबर मेरा था, दूसरा उसकी वालदा का, जबकि तीसरा किसी और का था। वो तीसरा नंबर मैंने जल्दी से अपनी डायरी में नोट करके मोबाइल वहीं रख दिया। ऐसा करते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन यह करना भी ज़रूरी था। वो नंबर नोट करके मैं मुतमईन होकर सो गया। सुबह मैं जल्दी बेदार होकर तैयार हो गया। जब मैंने शहराज को अपने जाने का बताने के लिए जगाया तो उसने मेरी तरफ देखे बगैर कहा, हाँ हाँ, मुझे पता है तुम कराची जा रहे हो, तुम दरवाज़ा लॉक कर लो। मैंने कहा, क्यों, क्या कमरे में डाकू घुस आएंगे? वो गुस्से से बोला, डाकू नहीं घुस रहे, लेकिन अपने सामान की हिफाजत भी ज़रूरी होती है ना। मैंने उसे समझाया। हाँ ठीक है, बंद कर लूँगा, तुम कमरे से बाहर तो निकलो, उसने बेरुखी से कहा। मैं उसके रवैये पर ज़ब्त करते हुए कमरे से निकल गया। नाश्ते से फारिग होकर मैं कराची जाने के लिए गाड़ी में सवार हो गया। शहराज के रवैये पर रह रह कर हैरत हो रही थी। हम दोनों साथ जवान हुए थे, बचपन भी साथ गुजरा था और इकट्ठे तालीम हासिल की थी, लेकिन कभी उसने मेरे साथ इस तरह का रवैया नहीं अपनाया था जैसे अब वो कर रहा था, और वो भी एक लड़की की खातिर। सच कहते हैं लोग, औरत के चक्कर में अच्छे अच्छे दोस्त बदल जाते हैं। मुझे सख्त गुस्सा था। कराची पहुंचकर सबसे पहले मैंने अपने चचा को सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया और उन्हें समझाया कि अब वो उसे और पैसे ना भेजें और जितनी जल्दी हो सके शहराज को फ़ौरन कराची बुला लें। मेरे चचा ने तवज्जो से मेरी बातों को सुना और इस तरह से नज़रअंदाज कर दिया कि जैसे उनके नज़दीक कोई बात ही ना हो, लेकिन मैं मुतमईन था कि मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। कंपनी की मीटिंग में हमें ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट दिया गया। कंपनी पिछले 2 साल से खसारे में जा रही थी। इस खसारे को पूरा करने के लिए हमें पहले से ज़्यादा मेहनत करना थी। चनाचा हम सब सेल्समैन मतलूबा टारगेट को पूरा करने में मसरूफ़ हो गए। एक हफ़्ता गुजरा, दूसरा हफ़्ता गुजरा, लेकिन शहराज कराची नहीं लौटा था। उसने मुझे फ़ोन करना भी गवारा ना किया। मैंने जब भी फ़ोन किया उसने कॉल काट दी। मुझे उसके रवैये से दिली रंज ज़रूर हुआ था, लेकिन वो समझदार था, अपना अच्छा बुरा समझता था, इसलिए शहराज को समझाना बेवकूफ़ी ही था। मेरे समझाने पर भी उसे वही करना था जो उसका मन चाहता। चचा जान भी उसे समझाने की बजाय उसका तकाजा पूरा कर रहे थे। वो जितनी रकम मंगवाता भेज देते थे। उन्होंने उसकी हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिश पूरी करके उसे ज़िद्दी बना दिया था। 1 माह गुजरने पर शहराज क्वेटा में गायब हो गया। घर वालों से भी उसका राब्ता कट गया था।
चचा ने होटल के मैनेजर को फ़ोन करके असल सूरत हाल पता करना चाही तो उसने बताया कि वो कई दिनों से परेशान था और अपने आप से बातें करता रहता था। उसके कान से मोबाइल लगा रहता था। चंद दिन हुए मैनेजर के पास आया और होटल का किराया अदा करके चला गया था और फिर दोबारा पलट कर नहीं आया था। चचा जान घबराए घबराए मेरे पास आए, सारी सूरत हाल बताई तो मैं भी परेशान हो गया। ये बहुत तशवीशनाक बात थी। मैंने फ़ौरन वो नंबर जो मैंने शहराज के मोबाइल से लिया था उस पर कॉल की, लेकिन कॉल नहीं लग रही थी, बल्कि यही जवाब आ रहा था कि हम माजरत ख्वाह हैं, आपका रब्ता मुमकिन नहीं हो सकता। यही वो नंबर था जिसकी मदद से हम शहराज के बारे में मालूमात हासिल कर सकते थे। चचा ने मुझे क्वेटा चलने को कहा। मैं उन्हें कैसे इनकार कर सकता था। मैं अपनी सारी मसरूफियात छोड़कर उनके साथ क्वेटा चला गया। पुलिस स्टेशन में शहराज की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करके हमने अपने तौर पर उसकी तलाशी शुरू कर दी। हम मोबाइल कंपनी के दफ्तर भी गए और उस नंबर के मुतालिक मालूमात हासिल की। वो सिम शबाना नामी लड़की के नाम थी। घर का पता लेकर जब हम वहाँ गए, हमें उसके घर वालों की ज़बानी एक अजीब ही कहानी सुनने को मिली। उनके मुताबिक शबाना 4 साल कबल घर से लापता हो गई थी और उसकी लाश सड़क के किनारे पड़ी मिली थी। ये बात सुनकर हमें हैरत का शदीद झटका लगा था। हमने पूरा हफ्ता क्वेटा में शहराज को ढूंढने में गुजार दिया, लेकिन कोई कामयाबी हासिल ना हो सकी। लिहाजा हमें नाकाम कराची लौटना पड़ा और अब 1 साल के बाद मुझे शहराज की आवाज़ सुनाई दी थी, जिस पर मैं बेचैन हो गया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। शहराज ज़रूर क्वेटा में ही था। हो सकता है कि जिस लड़की से वो मोहब्बत कर रहा था उसने अपनी मोहब्बत को आजमाने के लिए उस पर अपने अजीज़ रिश्तेदारों से मुलाकात पर पाबंदी लगा दी हो और वो इस पर साबित करने के लिए कि वो इसका सच्चा प्रेमी है किसी से मुलाकात ना कर रहा हो, और आज उसने मुझे क्वेटा में कहीं देख लिया हो और फिर ख़ुद पर काबू ना रख सका हो और मुझसे मिलने चला आया हो। फिर इस खौफ से कि कहीं उसकी महबूबा को पता ना चल जाए, मुलाकात किए बगैर चला गया। वो मुझसे ज़्यादा अरसा दूर नहीं रह सकता था। वो ज़रूर मुझसे मुलाकात करने आएगा, चाहे उसे अपनी महबूबा से छुप कर ही क्यों ना आना पड़े। दूसरी रात मैं बेड पर लेटा किताब पढ़ रहा था कि मुझे फिर से शहराज की आवाज़ सुनाई दी। उसने मुझे पुकारा था। मैं शहराज की आवाज़ पर बेचैन हो गया और लपक कर कमरे से बाहर निकला। राहदारी में कोई नहीं था। मैं सीढ़ियाँ फलांगता हुआ नीचे उतरता चला गया, मगर होटल के बाहर भी वो नहीं था। मैं इधर उधर देखता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। न जाने वो कौन सी कुव्वत थी जो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी और मैं खींचता चला जा रहा था। उस वक़्त रात के 12 बज रहे थे। ये पहला मौका था कि मैं इतनी रात गए होटल से बाहर निकला था। कल भी बस चंद मिनट के लिए रात मैं कमरे से बाहर निकला था, लेकिन वापस चला गया था। लेकिन आज मेरे पाँव वापसी के लिए नहीं पलट रहे थे। तकरीबन आधा घंटा पैदल चलते रहने पर मेरी नज़र दूर खड़े एक हवले पर पड़ी। मुझे लगा जैसे वो शहराज है। मैं उसके करीब जाना चाहता था कि सन्नाटे में शहराज की आवाज़ गूंजी। शहराज, सज्जाद, तुम मेरे करीब आने की कोशिश मत करो। मैं अब एक रूह हूँ जो ना तुमसे हाथ मिला सकती है और ना ही तुम्हें गले लगा सकती है। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा। हाँ सज्जाद, मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। सिर्फ मेरी बेचैन रूह है जो इस दुनिया में भटक रही है। लेकिन ये सब कैसे हुआ? मैंने पूछा। मुझ बदनसीब ने तुम्हारी बातों पर अमल नहीं किया। ये इसका नतीजा है। मैंने जिससे प्यार किया वो इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। वो मेरे साथ रेस्टोरेंट और दीगर मकामात पर जाती थी और मेरे अलावा किसी को दिखाई नहीं देती थी। मैं घंटों रेस्टोरेंट वगैरह में उसके साथ बैठा बातें करता रहता था, जबकि इर्द गिर्द बैठे अफराद मुझे देखकर हंसते रहते थे। वो मुझे बेवकूफ़ समझते थे कि मैं अकेला बैठा खुद से बातें कर रहा हूँ। मैं उस चुड़ैल की खूबसूरत बातों में इतना सहर में इतना महव होता था कि मुझे इर्द गिर्द का होश ही नहीं रहता था। उसने मेरे पैसे खूब खर्च कराए। जब मैंने उसे बताया कि मेरे अब्बू ने मज़ीद पैसे भेजने से इनकार कर दिया है और वापस कराची बुलाया है, तो वो गुस्से में आ गई और मुझे वीराने में ले जाकर अपनी असली रूप में आ गई। उसका भयानक चेहरा देखकर मैं घबरा गया। मुझे देखकर उसने ज़ोरदार कहका लगाया, डर गए? तुम्हें डरना ही चाहिए। मर्द ज़ात बहुत ही धोखेबाज होती है।
वो औरत को एक खिलौना समझकर खेलना चाहते हैं। मैं एक फरेबी मर्द के बहकावे में आकर घर से भागने जैसा जुर्म कर बैठी थी। फैज़ मोहम्मद से मेरी मुलाकात एक पार्क में हुई थी। वो मुझे और मैं उसको पसंद आ गई थी। कई दिन एक दूसरे को देखने में निकल गए। आखिर पहल फैज़ मोहम्मद को ही करना पड़ी, एक मुख्तसर मोहब्बतनामे के ज़रिए। उस पर उसने अपना मोबाइल नंबर भी लिख दिया था। मैंने उस ख़त को कई बार पढ़ा। जितना उस ख़त को पढ़ती थी इतना ही ज़्यादा लुत्फ़ आता था। मोबाइल नंबर आने से मुझे आसानी हो गई थी। फिर मोबाइल पर हमारी बातों का आगाज़ हो गया। वो अक्सर मुझसे कहता था, शबाना, मैं तुम्हारी खातिर अपने अजीज़ व अकारिब सब को छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मैं उसकी लच्छेदार बातों पर मर मिटी थी। ये भी ना सोचा जिन माँ बाप ने मुझे नाज नखरे से पाला है, उनसे भी ज़्यादा भला मुझे कोई चाह सकता है। उस हरजाई ने मुझे घर से भाग कर शादी करने का मशवरा दिया और मैं अपने मुख्तसर से सामान के साथ घर से फ़रार होकर उसके साथ होटल में रहने लगी। 2 महीने साथ रहने पर भी उसने शादी नहीं की। वो बस मेरी इज्जत से खेलता रहा। जब मैंने शादी के लिए ज़ोर दिया तो एक रात सोते में मेरा गला दबाकर उसने मुझे हलाक कर दिया और मेरी लाश सड़क पर फेंक दी। तब से मैं चुड़ैल के रूप में नौजवानों से अपना इंतकाम ले रही हूँ और इस वक्त तक इंतकाम लेती रहूँगी जब तक मेरी रूह को करार ना आ जाए। ये कहते हुए चुड़ैल ने मेरा गला दबोच लिया। मैं तड़पा, खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे मजबूती से जकड़ा हुआ था और मेरी रूह जिस्म से निकलने पर ही उसने मुझे छोड़ा। उस वक़्त से मेरी रूह भटक रही है। तुम्हारी रूह को किस तरह चैन आएगा? मैंने पूछा। यहाँ से कुछ फासले पर खाई है, उस खाई में मेरा ढांचा पड़ा है। तुम ढांचे की तदफीन करा दो, इस तरह मेरी रूह को करार आ जाएगा, शहराज ने कहा। मैं शहराज की रूह से मज़ीद बातें करना चाहता था, लेकिन रूह गायब हो गई। मैं वहाँ से चला आया। होटल पहुंचकर मैंने चचा को सारी तफसीलात से आगाह किया। शहराज की मौत की खबर ने चचा को हिला कर रख दिया था। वो क्वेटा पहुंचकर मेरे साथ शहराज की बताई हुई जगह पर पहुंचे। खाई में एक झाड़ी में हमें ढांचा पड़ा मिल गया था जो कि शहराज का था। उस ढांचे को कराची लाकर हमने मकामी कब्रिस्तान में दफन कर दिया। तदफीन और तमाम रसूमात अदा करने के एक हफ़्ते बाद मुझे शहराज ख्वाब में दिखाई दिया। उसने मुझसे कोई बात नहीं की, लेकिन उसके पुरसकून चेहरे को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी रूह को करार आ गया है।